नमस्ते। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब ये नाम सुनकर शायद स्कूल की केमिस्ट्री क्लास याद आ जाए, है ना? पर आज हम इसे सिर्फ एक चार्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये एक ऐसा नक्शा है जो हमें एलिमेंट्स के फ्यूचर के बारे में बता सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इसके कोड को क्रैक करते हैं। चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी में खड़े हैं। इस लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं, लेकिन सब की सब जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं, बस किताबों का एक ढेर। अब ऐसे में क्या कोई अपनी पसंद की किताब ढूंढ पाएगा? नहीं ना। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक चीजें व्यवस्थित ना हो, ज्ञान भी एक शोर की तरह ही लगता है। और आपको पता है, एक जमाने में केमिस्ट्री का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही था। वैज्ञानिकों के पास एलिमेंट्स की एक ऐसी ही बिखरी हुई केओटिक लाइब्रेरी थी। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। सोचकर देखिए, 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, और हर एक की अपनी अलग पर्सनालिटी थी। मतलब अपना अलग बर्ताव, अपने अलग नियम। अब इन सबको याद रखना और ये अंदाजा लगाना कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा काम था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस सारे केओस के पीछे कोई हिडन पैटर्न हो सकता है, कोई गहरा राज? और इसका जवाब था एक बहुत बड़ा हाँ। एक छिपा हुआ ऑर्डर था, बस उसे ढूंढ निकालने की देर थी। और यहीं से एंट्री होती है उस सीक्रेट कोड की, जो पूरी पीरियोडिक टेबल को चलाता है। और वो कोड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये लॉ कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस ये कह रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लाइन में लगाएं, तो उनकी प्रॉपर्टीज मतलब उनके गुण एक फिक्स पैटर्न में खुद को दोहराते हैं। तो इस कोड को क्रैक करने के सिर्फ 2 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक लाइन में लगा दो, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। और दूसरा, बस देखो, आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एलिमेंट्स के गुण रिपीट होने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हफ्ते के दिनों में संडे के बाद हमेशा मंडे आता है। बस इसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इसी नियम के आधार पर जो नक्शा बना, उसे ही हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो चलिए अब इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। इस नक्शे में 2 मेन चीजें हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं। जो लेटी हुई पंक्तियां हैं मतलब रोज, उन्हें कहते हैं पीरियड्स, और जो खड़ी लाइनें हैं यानी कॉलम्स, उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। और असली जादू यहीं पर है। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का बर्ताव काफी हद तक एक जैसा होता है, मानो वो एक ही परिवार के सदस्य हों। पीरियोडिक टेबल की असली ताकत इसके पैटर्न्स या कहें ट्रेंड्स में छुपी है। यही वो चीज है जो हमें एलिमेंट्स के बर्ताव की भविष्यवाणी करने की एक तरह की सुपर पावर देती है। तो पहला जरूरी ट्रेंड है एटम का साइज, जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सिंपल भाषा में ये एटम के सेंटर से उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी है, मतलब एटम कितना बड़ा है। तो इसका पैटर्न कैसा है? देखिए, जब हम टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और वो एक ज्यादा ताकतवर चुंबक की तरह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एटम का साइज बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की नई परतें जुड़ती जाती हैं, बिल्कुल प्याज की परतों की तरह। अगला ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी एटम से उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए लगती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखता है। इसकी लॉजिक भी बहुत सीधी है। अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से खींच रहा है, तो जाहिर है उसे छीनने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए जब हम टेबल में राइट की तरफ जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, उन्हें निकालना आसान हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसे समझने के लिए सोचिए कि 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक रस्साकशी मतलब टग ऑफ वॉर का खेल चल रहा है। जो एटम ज्यादा जोर से रस्सी यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका पैटर्न भी पिछले ट्रेंड से ही जुड़ा हुआ है। टेबल में राइट की तरफ जाने पर यह बढ़ती है और नीचे जाने पर घटती है। और इस रस्साकशी के खेल का चैंपियन कौन है? वो है फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला सबसे ताकतवर खिलाड़ी।
तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये सभी पैटर्न मिलकर टेबल के बड़े इलाकों, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं और ये कैसे तय करते हैं कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा। पूरी टेबल को हम 4 बड़े मोहल्लों या ब्लॉक्स में बांट सकते हैं, S, P, D और F। हर ब्लॉक में एक जैसे गुण वाले एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे S ब्लॉक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स का घर है। P ब्लॉक में आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स सब तरह के लोग मिलेंगे। D ब्लॉक में वो मेटल्स हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा और तांबा। और F ब्लॉक में सबसे भारी और अक्सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। और अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, राइट? तो उनकी रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक बड़े एटम के लिए अपना सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज्यादा आसान होता है। इसीलिए पोटेशियम सोडियम से कहीं ज्यादा जोरदार रिएक्शन करता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, उनके साथ ठीक इसका उल्टा होता है। उनकी रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर जाने पर बढ़ती है। और आखिर में हैं ग्रुप 18 की नोबल गैसें। ये पीरियोडिक टेबल के वो सदस्य हैं जिनके पास पहले से ही सब कुछ है। उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए उन्हें किसी से ना कुछ लेना है ना कुछ देना। ये एकदम शांत और स्टेबल रहते हैं। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल उस बिखरी हुई लाइब्रेरी को ज्ञान के एक सजे सजाए खजाने में बदल देती है। ये हमें सिर्फ उन एलिमेंट्स को समझने में मदद नहीं करती जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि ये हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने की ताकत भी देती है। पर यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये टेबल उन एलिमेंट्स को तो ऑर्गेनाइज करती है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन क्या यही पैटर्न हमें उन एलिमेंट्स के बारे में भी बताएंगे जिन्हें हमने अभी तक खोजा भी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।